हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका आया था उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं हाजिर हूं आपके लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। बड़ा ही आसान सा पेपर है बेटा, और जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो एवरेज, बिलो एवरेज ऐसे ही होते हैं। एक आधे क्वेश्चन ही होता है जो कि है ना थोड़ा सा बहुत ही शानदार वाला होता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है ना। हमने पूरे चैप्टर को समझा है, सीखा है, देखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। अभी जो क्वेश्चन मिलने वाला है आपको मॉडल पेपर में, देखना जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में कराया है वही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाला। मतलब अलग से कुछ नहीं आने वाला, और आएगा भी क्या अलग से। जब टॉपिक है हर एक छोटे बड़े फैक्टर्स को हम लोगों ने साथ मिलकर के सीख लिया है तो फिर सवाल ही नहीं होता ना कि अलग से कुछ आ जाए। तो शुरू करें क्या हम हमारे सेगमेंट को। तो आपने पूजा मैम के साथ में आपकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सॉल्व कर लिया है, फिजिक्स बच गई थी, तो मैं अवेलेबल हूं उसी फिजिक्स के साथ में। देखिए फटाफट से पहले हम एमसीक्यू वाले सेगमेंट को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को खत्म करते हैं। तो भाई आपको तो फॉर्मेट पता ही है, फिर भी मैं आपको कंप्लीटली एक बार बताता हूं। 3.25 घंटे का पेपर, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, है ना। 2 खंड अब में विभाजित है, जिसमें से उपखंड है 1, 2, 3, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए उपखंड है। ठीक है, ओएमआर में भरना है बेटा। ये जो आपके एमसीक्यूज रहते हैं, ध्यान रखना, ये जो एमसीक्यूज है ये ओएमआर में भरना है। तो खंड और शुरुआत ही अपने से होती है ना, शुरुआत ही अपने से होती है। एक एक नंबर के ये आपके एमसीक्यू है, ओएमआर में आपको भरनी है। शुरू करते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन, और देखना कितने मजेदार क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, 2 पृष्ठ, क्या बेटा, 2 पृष्ठ, ठीक है, से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। क्या कह रहे हैं, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, है ना, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कैसा माध्यम है ये, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम। ठीक है बेटा, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। तो भैया एक बात समझ में आना, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ जिसका एक हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। देखो यार, ये पारदर्शी है ना, तो दर्पण तो हो नहीं सकता, अपारदर्शी होता तो दर्पण होता। तो पारदर्शी है, इसका मतलब वो क्या होगा, तो पारदर्शी होने का सीधा मतलब है कि ये होने वाला है हमारा क्या, गोलीय लेंस। क्या होगा, गोलीय लेंस। एक तो कम से कम है ना, जैसे मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा भी लेंस हो सकता है ना, समतलोत्तल, है ना, या फिर ये वाला उत्तल हो और ये वाला समतल हो, समतलोत्तल। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। या फिर आपने ये तो देखा ही है, ये दोनों पृष्ठ कर्व्ड है, इन दोनों में दोनों सतह क्या है, दोनों सतह गोलीय है। इसमें एक सतह समतल एक गोलीय है, इसमें भी एक सतह समतल एक गोलीय है, तो ये भी लेंस ही कहलाएंगे। अच्छा आगे बढ़ते। दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो भैया देखो ये खूब बार किए हम लोगों ने, किसका बेटा, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण अकेला ही है जो आभासी सीधा, आप बोलोगे सर जी समतल भी तो आभासी हम सीधा बनाता है, हाँ, उत्तल भी तो आभासी सीधा बनाता है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना अवतल अकेला बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो बनाएगा ये हमेशा छोटा बनाएगा, और समतल जो है ये हमेशा कैसा बनाएगा बेटा, बराबर। और जो उत्तल जो है ये हमेशा ही कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा। और यही इनमें पहचान होती है, तीनों ही दर्पण से आप आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, लेकिन आवर्धित सिर्फ अवतल से, समतल से बराबर बनती है, और उत्तल दर्पण से हमेशा छोटी बनती है। तो भैया डेंटिस्ट काय के लिए यूज कर रहा है भाई मिरर, वो इसके लिए यूज कर रहा है ना ताकि बड़ी प्रतिबिंब को वो देख सके। तो बड़ा प्रतिबिंब उसको चाहिए तो क्या, अवतल दर्पण उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बेटा बात, क्लियर हो गई ना बात। चलो, तो दोनों ही सवाल आपके सही होने थे। अगले सवाल पे आ जाओ, अगला सवाल कह रहे किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में एक वस्तु रखा गया है ना, प्रतिबिंब कहां बनेगा। भैया देखो ना, ये भी बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। ये क्या, उत्तल लेंस है, 2f और अनंत के बीच में, है ना, 2f और अनंत सेकेंड केस है। हमने पूरी एक सीरीज में पूरे केसेस याद करके रखे भाई, है ना। कैसा, देखो ये होता है o, ये होता है हमारा f, ये होता है हमारा 2f। मैं अभी भी बना देता हूं, ये हमारा f डैश और ये मेरा 2f डैश। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इधर अनंत है। अब देखना नंबरिंग करना बस सीख लो, हो गई बात खत्म। अनंत को 1 लिखो
और इधर फोकस को 1 लिखो। अब बढ़ाते जाओ। दूसरी कंडीशन वस्तु कहां हो सकती है? अनंत और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? ये दूसरा कंडीशन वो एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तीसरी कंडीशन अगर ये फोकस पे ही रखा हो तो इसकी इमेज कहां बनेगी? 2f पे रखा हो तो ये 2f डैश पे बनेगी। अगली कंडीशन क्या है बेटा? तो 2f और f के बीच में हो, ये ध्यान रखना, ये 2f है, 2f और f के बीच में हो तो तीसरी कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन यहां चली गई। पांचवी कंडीशन में जब आपने फोकस पे रखा है तो इसकी अगली पांचवी कंडीशन पता है कहां पर है? इसकी पांचवी कंडीशन हो जाएगी अनंत पे। पांचवी कंडीशन अनंत। तो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 करते जाओ। ये जरा सवाल देखकर 2f और अनंत के बीच में, 2f और अनंत के बीच में मतलब सेकंड केस। तो सेकंड में प्रतिबिंब कहां बनती है? देखो f डैश और 2f डैश के बीच में। तो कहां बनेगी? f डैश और 2f डैश के बीच में। कैसी बनेगी? तो छोटी बनेगी, वास्तविक बनेगी। और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा व छोटा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा। क्लियर है क्या बात? ये लाइन तो बिल्कुल है ना, पेटेंट लाइन है भैया, इसको रख जाओ। ठीक है, आभासी होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा। आभासी होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा। ये फिक्स है, ये मामला फिक्स है। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। इसको क्या कहते हैं? ये भैया ये जो है ना, ये डेफिनेशन, ये जो परिभाषा है, मैं इसको हर बार लिखता हूं, अभी फिर से लिख रहा हूं कि भैया इसके ऊपर ये वाला साइन लगा लो, ये लगा लो भैया, ये लगा लो। ये आपके पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, मैंने हर बार बोला है। समंजन क्षमता, जिसके कारण हमारी आंखें दूर रखी वस्तु और पास रखे वस्तु को साफ सुथरा देख सकती है, उसको क्या कहते हो आप? समंजन क्षमता। बी ऑप्शन। अगला अगला अगला, ये समंजन क्षमता बेटा फिक्स है, आएगा ही आएगा पेपर में, भूलना नहीं। अगला, कॉलम को मेल करना, फटाफट देख लो, ये भी अच्छा सवाल है। यहां पर कह रहे हैं विद्युत विभवांतर, इधर में यूनिट दी है बेटा, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता पूछने का, पता है? देखो है 1 नंबर का, और कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 सवाल। तो विभवांतर आपको पता है क्या होता है? वोल्ट। तो ये फर्स्ट का हो गया, फोर्थ। विद्युत धारा क्या होती है बेटा? एम्पियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट। विद्युत शक्ति, हम लोगों ने बोला था भैया वीआईपी आदमी होता है, पावरफुल है ना, वीआईपी, और वाट लगा देता है, तो भैया ये हो गया सेकंड। और प्रतिरोध कौन है भैया? तो ये ओम बाबा ने शुरू किया था मामले को, तो मतलब फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ है ना, फिर इसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलेगा क्या भाई? ध्यान रखना बेटा, ये सब ओएमआर में भरनी है आपको, ये सब कुछ ओएमआर में भरनी है, बिल्कुल काला कर देना, है ना। चल अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है ना, 2 अलग अलग चालक तार है, लंबाई और व्यास समान है, विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है बेटा? 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है ना, तो पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में। जब आप श्रेणी क्रम में इनको कनेक्ट करेंगे, तो मान लो मैं दोनों को आर बोलता हूं, तो देखो श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है बेटा? तो श्रेणी क्रम में ये हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब दोनों अगर R ही है तो मैं 2R लिख लेता हूं, है ना, 2R लिख लेता हूं। और पार्श्व क्रम में अगर जोड़ोगे, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, है ना, ये होता है हमारा, दोनों को रख लो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन में R, तो ये हो जाएगा हमारा R का एलसीएम, या फिर नॉर्मली चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सीधे लिख देता हूं, ये क्या हो गया बेटा? ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन में, लेकिन ये 1 अपॉन में R की वैल्यू होती है, मतलब ये कितना हो जाता है? R/2। देखो प्रतिरोध सेम हो तो आधा हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उत्पन्न ऊष्माओं का, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। तो देखो ये सारी वैल्यू सेम है, IRT, ठीक है, तो यहां पर कितना बनेगा भैया? ये हो गया सीरीज में, तो H सीरीज में अपॉन में H पैरेलल में, H सीरीज में अपॉन H पैरेलल में, तो H सीरीज में जो होगी वो ट्वाइस ऑफ R है, और पैरेलल में जो है वो R अपॉन में 2 है, तो ये R अपॉन में 2, R से R कट गया, क्या बचेगा? 4/1, 4:1, डी ऑप्शन, 4:1। कोई दिक्कत परेशानी? आप डायरेक्टली याद रख लिया करो,
पार्श्व क्रम में जब आप दो समान प्रतिरोध को जोड़ते हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध उसका आधा हो जाता है। 2-2 ओम के दो जोड़ोगे तो 1 ओम मिलेगा, 3-3 ओम के दो जोड़ोगे तो आपको 1.5 ओम मिलेगा। ठीक, चल अगला, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, ध्यान रखना बेटा, जैसे ही ना यहां पर लंबी परिनालिका बोल दी जाए सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा। देखो जब ऐसी लंबी परिनालिका होगी, है ना, अगर इसमें से विद्युत धारा अगर मान लो प्रवाहित कर रहे हो तो इसकी वजह से ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो ऐसी बनती है। अगर ये लंबी परिनालिका ना होकर के ऐसी होती, सिर्फ इतनी सी होती, तो पता है कैसा होता, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब केंद्र की तरफ घटते तरफ और बाहर की तरफ बढ़ते हुए दिखती है, केंद्र की तरफ घटते हुए और बाकी की तरफ बढ़ते हुए दिखती है। चल ठीक है बेटा, यहां तक की कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा चल, तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब इसके बाद ये आपकी केमिस्ट्री और बायो, है ना, केमिस्ट्री और बायो मतलब हमारा पहला खंड हो चुका है ना। अब दूसरे खंड में आते हैं हम, किस में आते हैं बेटा, दूसरे खंड में। अब दूसरा खंड देखो, अब यहां पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और इंटरनल चॉइस अगर कहीं मिले तो मिले, अदरवाइज उसमें चॉइस कहीं नहीं मिलती, आपको सारे ही हल करने होते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं बेटा, तो हमारी आंखें प्रॉपरली दूर की वस्तु या निकट की वस्तु नहीं देख पाती, उसको हम कहते हैं दृष्टि दोष। मतलब हमारी जो क्रिस्टलीय लेंस है उसकी फोकस दूरी, ठीक है, उसकी फोकस दूरी बदल जाने के कारण दोष उत्पन्न होता है, जिसको हम नेत्र दोष कहते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं या 3 तरीके कह लो, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक जरा दृष्टि दोष। क्या क्या, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। एक एक लाइन में इसको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का साफ साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष तो दूर का साफ दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, जो नाम है वहां का साफ दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखेगा। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष ये आयु के साथ में होने वाली समस्या है, जिसके कारण क्रिस्टलीय लेंस स्ट्रेच नहीं हो पाती प्रॉपरली, है ना, समायोजित नहीं कर पाती खुद को। तो क्या करते हैं भाई, उसके लिए हम यूज करते हैं बायफोकल लेंस। 2 फोकस होंगे, दूर का देखने के लिए अलग और निकट का देखने के लिए अलग। ऊपर अवतल लेंस, नीचे उत्तल लेंस, ऐसा होता है यहां चश्मे में, ऐसा नीचे गोल। चलो, तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये हमने करा हुआ पूरा क्वेश्चन है। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है, तो केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देने का कारण है ना, केवल वर्षा के पश्चात दिखाई देने का कारण है, क्या कारण है बेटा, तो इंद्रधनुष जो होता है, ध्यान से सुनना, इंद्रधनुष जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है भाई, तो सूर्य का प्रकाश जब, है ना, जब पानी की बूंदों पे पड़ता है तो पानी की बूंदों द्वारा निर्मित होती है। तो ये निर्मित करने के लिए पानी के बूंद लगेंगे, वो कब होगा, तो वर्षा के बाद ही हो पाएगी। तो मैं कहता हूं जरा देखो, यहां पे अगर आपका सूर्य है, ध्यान से देख लेना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है किसी भी वक्त। यहां से अगर एक श्वेत प्रकाश आ रही है, मैं श्वेत बना लेता हूं, यहां से एक श्वेत प्रकाश आ रही है बेटा, यहां पे हमारे पास में बूंद है, एक बड़ा सा बूंद बना करके समझाता हूं। ये एक बूंद है, तो इसमें पहले प्रकाश किरण यहां तक आएगी, यहां तक आने के बाद में ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तित होगी। फिर यहां से आंतरिक परावर्तन होगा, यहां से आंतरिक परावर्तन होगा, रेड ऐसे निकल जाएगी, और फिर यहां से बैंगनी जो होगी वो सबसे नीचे निकलेगी। यहां पर आपको बैंगनी से लेकर लाल तक के पूरे 7 कलर मिलेंगे। कौन से बेटा, ये बैजानी ह पी ना ला, ये पूरे 7 रंग आपको यहां देखने को मिलेंगे। इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें पता है किसी भी वक्त एक क्वेश्चन और हो सकती है, इसमें होने वाली परिघटनाओं के नाम बताइए। तो यहां पे पहले क्या हुआ, यहां पर हुआ अपवर्तन, यहां पे क्या हुआ है, आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, आंतरिक परावर्तन। ऐसी बहुत सारी बूंदें मिलकर के ये काम करा पाती है। और यहां से जो हो रहा है इसको कहते हैं बेटा डिस्पर्जन, मतलब क्या, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। चल ठीक है, आते हैं जरा, ठीक हो गई बात। चलो, तो केवल बारिश के बाद ही क्यों दिखाई देगी, क्योंकि बारिश के बाद ही, है ना, पानी की बूंदें आसमान में टंगेंगी, जो कि पानी की बूंदें कैसा बिहेव करती है,
तो वो पानी की बूंदे ही बिहेव करती है जस्ट लाइक अ वाव, नहीं भाई जस्ट लाइक वाव नहीं है ना, जस्ट लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म के जैसे ही बिहेव करती है, बिल्कुल प्रिज्म के जैसे, है ना। चलो, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरण आती है ना, उन सबको एक जगह अभिसरित कर देती है ना। प्रकाश किरण देखो, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को वो क्या करती है भाई, तो एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देती है, इसीलिए इसको कहते हैं हम अभिसारी लेंस। ठीक है, इसलिए कहते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल को अपसारी में अगर पूछा होता तो क्या कहते, प्रकाश किरण आएगी तो उनको डाइवर्ज कर देती है, फैला देती है। चलो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग बेटा देखो, दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, मैं इधर लिख लेता हूं, इनके उपयोग मैं इधर लिख लेता हूं। देखो, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अवतल दर्पण मैं 3-4 लिख देता हूं फटाफट। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक इस्तेमाल करता है ना। क्यों बेटा? क्योंकि दंत चिकित्सक क्या करता है भाई, बड़ी इमेजेस बना करके देख सकता है। ठीक है, और कौन सा छठवां केस, छठवां केस अवतल दर्पण का छठवां केस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा, तो सेविंग मिरर, ठीक है ना, सेविंग मिरर हजामत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या होगा भाई, तो देखो हेडलाइट, हेडलाइट या फिर टॉर्च, सर्च लाइट, इन सब में परावर्तक के रूप में, इन सब में परावर्तक के रूप में। कैसे? तो भैया फोकस पर रख दोगे बल्ब तो पैरेलल लाइट और बीम ये भेज देता है। उत्तल दर्पण की बात करो तो उत्तल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग तो यह है वाहन में पश्च दृश्य, वाहन में पश्च दृश्य, है ना, पीछे तक। ये भी अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहन में पश्च दृश्य के लिए इसी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लार्ज व्यूइंग साइट है, ज्यादा दूर तक का दिखाता है, प्रतिबिंब छोटा बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, तो ड्राइवर को ज्यादा दूर देखने मिल जाता है। बड़ी चीज की छोटी इमेजेस बनने के कारण उतने ही मिरर में बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारा क्षेत्र देख सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बेटा, तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में और इसमें क्या फर्क है, तो देखो ये हेडलाइट जब बनता है ना, तो यहां पे रखोगे बल्ब, ये बल्ब फोकस पे, तो एक प्रकाश किरण आएगी ऐसी निकल जाएगी, एक प्रकाश किरण आएगी ऐसी निकल जाएगी। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया परावर्तक के रूप में इसको ही क्यों नहीं कर देते, ये प्रकाश किरण ऐसी सीधी निकल रही, ये हेडलाइट टॉर्च सर्च लाइट में ये काम होगा। आपको यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, आपको है ना प्रकाश पुंज चाहिए, यहां आपको नहीं चाहिए। यहां क्या चाहिए बेटा, तो यहां पे ऐसा लगा दो, इधर कहीं बल्ब लगा, तो यहां से प्रकाश किरणें आएगी, वो क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। मेरे को स्ट्रीट लाइट में क्या करवाना है, स्ट्रीट लाइट में मेरे को पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ज्यादा दूर में प्रकाश हो, तो इसलिए इसको स्ट्रीट लाइट में। चलो, बात समझ में आ गई होगी आई होप। अगले पे आते, अगला, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 10 जूल की उष्मा उत्पन्न हो रही है, सिरों पर विभवांतर ज्ञात करिए। बेटा ये बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है ना। 4 ओम का प्रतिरोध आपको दिया है 10, ठीक है, तो हमने क्या बात करा था, देखो H इक्वल्स टू VIT, है ना, पावरफुल आदमी का हर समय दिमाग गर्म रहता है, ये बोला था, H इक्वल्स टू VIT। अब कह रहे हैं कि आप है ना यहां पर प्रतिरोधक के सिरों पर, ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों पर क्या निकाल दो, विभवांतर निकाल दो। 4 ओम आपको दिया है 10 और यहां पर 100 जूल दी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, प्रति सेकंड, टाइम तो दे दिया, देखो यहां पर क्या दे दिया, आर की वैल्यू हो गई 4 ओम, हीट हो गई बेटा 100 जूल, ठीक है, ठीक है, और टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम आपको दे दिया गया है कितना, 1 सेकंड। तो ये आपको पता है, यहां से हमको एक फॉर्मूला और मिलता है, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में आर टी। किसी को दिक्कत है इसमें, ये कैसे आता है, तो चलो अगले पेज में मैं करा ही देता हूं यार। 401, चलो इधर देख लो, मैं इधर कराता हूं। आपको प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम, ठीक है, 100 जूल आपकी हीट हो रही है और टाइम दिया है 1 सेकेंड। आपको पता है हीट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पावर इंटू टाइम, P इक्वल्स टू VIT लिख सकते हैं। अब ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, IR। एक काम करो, एक काम करो, I की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो V अपॉन में यहां रखो, तो V इंटू इस I की जगह पे रख दो V अपॉन में R इंटू टी,
तो ये क्या बन गया आपका वी स्क्वायर अपॉन में आर टी। वैसे तो मैंने इसको सिखाया है, बट स्टिल फिर से एक बार आपको समझा दिया। अब हो गया आपका काम खत्म। h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी में रख दो, सब कुछ मिल गया। h की जगह पे कितना रखना बेटा 100। ये आपको बकायदा ऐसा ही करना रहता, दिया गया है ऐसा लिख करके इज्जत के साथ 100। वी स्क्वायर की जगह पे आपको चाहिए, वी स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है। आर कितना है 4, टाइम कितना है 1, तो इससे आसान सवाल क्या चाहिए। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो गया बेटा 4 गुणे 100 इंटू 1, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400। v बराबर कितना 20 वोल्ट। कितना आ गया 20 वोल्ट। कितना आया बेटा 20 वोल्ट। आओ फिर अगला सवाल। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एंपियर की विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा। इसको यहीं कर दूं, इसको यहीं कर देता हूं। देखो ये तो बड़ा ही आसान हो गया। क्या है बेटा हीट चाहिए आपको, तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला क्या आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर कितना होगा तो 5 का स्क्वायर, आर का मतलब 20 और टी का मतलब 30, तो ये हो गया 25 गुणे 20 गुणे 30, है ना। तो 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 15, 1500 जूल। अब इसको ऐसे नहीं लिखते, तो ये 1.5 किलो जूल। किसमें लिख लेते बेटा 1.5 किलो जूल। इस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत हो रही हो तो बोलो, ये भी फॉर्मूला वहीं से आया था, है ना। ये आई स्क्वायर आर टी, वी को देखो H इक्वल्स टू वी आई टी में इस V को आई आर लिख सकते हैं। देखो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो रख दो। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया V की जगह पे आ गया हमारा I, V की जगह पे आ गया हमारा I और R, आई टी पहले से चल रहा था, मतलब आई स्क्वायर। वैसे तो मैंने सिखाया हुआ है, बट स्टिल फिर से करा दो, चलेगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। आओ फिर अगले सवाल पर। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है बेटा, क्योंकि एक ही चुंबक एक ही ध्रुव के कारण एक ही बिंदु पर दो दो दिशाओं में बल नहीं लगाया जा सकता। ये चुंबकीय बल रेखाएं अल्टीमेटली क्या प्रदर्शित कर रही है, देखो ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल। आपको पता है नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकलती है, साउथ पे जाके टर्मिनेट होती है। तो कहीं पर भी अगर यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, कहीं पर भी अगर आपने स्पर्श रेखा खींचा हो, जैसे मान लो यहां पे स्पर्श रेखा खींचा, तो स्पर्श रेखा यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती। अब अगर मान लो दो रेखाएं, एक रेखा ऐसी ऐसी कट गई, तो एक एक फील्ड लाइन इधर और एक फील्ड लाइन इधर, एक ही चुंबक दो दो दिशाओं में कैसे बल लगा सकता है, कभी नहीं लगा सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं क्या गुण है बेटा, तो चुंबक के अंदर उनका जो दिशा होता है वो साउथ से नॉर्थ होती है, और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। इसके अलावा और क्या गुण में बोलोगे, तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। ध्रुवों के पास इनका घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रखा हो बेटा, लंबवत रखी हो। जब धारावाही चालक के कैसी रखी हो, लंबवत रखी हो, तब अधिकतम होगा, ठीक है। चल अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन था, इसके अथवा में आपको 3 क्वेश्चन दिया है, इसके अथवा में आपको 3 क्वेश्चन दिया, लेकिन 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है ना, तो बड़े कहां से। चल, फ्यूज तार साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, तो फ्यूज तार के लिए जरा देखो, फ्यूज तार के लिए जरा देखो, है ना। इसमें फ्यूज तार जो है ना, ये सुरक्षा उपकरण है, अल्टीमेटली सुरक्षा तार है। काम क्या करता है बेटा, देखो ये जरा समझना। ये हमारे घर में सप्लाई आ रहा है, हमारे घर के सारे अप्लायंसेस किस में कनेक्टेड होते हैं बेटा, पार्श्वक्रम में। यहां पर हमने एक वायर बांधा है ऐसा फ्यूज, ये हमारा लाइव वायर है और ये हमारा उदासीन नेगेटिव वायर है, ठीक है। अब जरा देखना, यहां पे हमने फ्यूज बांधा। अब भाई ये जो है ये आधारित है ये जूल के तापीय नियम पे। देखो वो आपसे पता है, यही बात सिर्फ सुनना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। वो आपसे सुनना चाहते हैं कि फ्यूज तार जूल के तापीय नियम पर आधारित है, और तापीय नियम अभी जस्ट हम लोगों ने किया, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी पर आधारित है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी पर आधारित है।
अब अगर कभी गलती से धारा का मान अधिक होने पर तो बेटा H जो है वो समानुपाती है किसके, धारा के वर्ग के। तो अगर धारा का मान ज्यादा हो गया तो यहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ये तार क्या हो जाएगा, ये तार पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो अब इसमें सर्किट क्या हो गई, भंग हो गई। यही लिखना है आपको, ये पूरा लिखने के बाद क्या लिखना है, अगर कभी क्या क्या बेटा, दो कारण है, अति भारण हो जाए या फिर कहीं क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट। अति भारण हो जाए या शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये पॉजिटिव वाला वायर सीधे नेगेटिव वाले वायर से कनेक्ट हो जाए बिना प्रतिरोध के, तो पूरी की पूरी धारा इसी में से बहना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही धारा की डिमांड आप यहां पे ज्यादा करोगे ना, ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, ये पिघल जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गई तो अंदर अब धारा नहीं आएगा और मेरे घर के पूरे सुरक्षा उपकरण बच गए। ठीक है, फ्यूज को समझने का बहुत आसान सा तरीका देखो, सुनो। ये एक नाव है और ये किनारा है, समझना, ये नाव है और किनारा। ये नाव क्या है ना, ये नाव जो है ना, ये बिठा सकती है कुल 80 लोग। कितने लोग बैठ सकते हैं बेटा, 80 लोग। तो पता है क्या किया, ये ना नाविक बड़ा परेशान रहता था, उसमें 100 लोग बैठ जाते थे, नाव डूब जाती थी। अब उसने एक काम किया, बोला एक काम करो, किनारे से थोड़ा सा नाव को ना ये पानी के अंदर ही रखो, और यहां से एक सीढ़ी बनाई उसने, ऐसी इसने क्या बना दी, एक सीढ़ी, और बोला किसी को इसमें बैठने मत देना, एक काम करो लोगों को इसमें भरना शुरू करो। तो लोगों से हमेशा चिल्लाता रहा वो कि भैया सुनो ना, 80 लोगों से ज्यादा नहीं भर सकते, 80 लोगों से ज्यादा नहीं। अब लोगों का ठीक है, इसमें भरना शुरू करो। एक भी को बैठाने नहीं दिया है, तो लोग इसमें भरना शुरू हुए। अब क्या होगा बेटा, 80 लोग जब तक होंगे तब तक ये पुल बचा रहेगा, और 81वां जैसे ही आएगा ये पुल ही टूट गया। तो यार पुल टूटा ना, नाव तो बच गई ना, पुल फिर से रिपेयर कर लेगा। तो उसी तरीके का ये वायर जो है ना, ये सस्ती चीज हो गई बेटा, घर के अप्लायंसेस बच गए, जैसे आपने ज्यादा डिमांड किया टूट गया। ठीक है, तो आपसे जो पेपर में सुनना चाहते हैं फ्यूज के लिए, वो ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको समझाओ कि भैया ये जूल के तापीय नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी चुंबकत्व प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा, ठीक है, धारावाही जो परिनालिका है उससे, धारावाही परिनालिका में चुंबकत्व अगर आपको प्राप्त करना है बेटा, तो देखो धारावाही परिनालिका, इसमें आपको चुंबकत्व चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या भेजना पड़ेगा, इसमें धारा भेजना पड़ेगा। अगर इसमें आई एम्पियर की धारा जाना शुरू हो गई तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें करंट जा रही है कैसी, तो ऐसा होकर के ऐसा जा रही है, तो ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। ध्यान रखना, देखो जब किसी लूप में करंट, जब किसी लूप में करंट है ना क्लॉकवाइज बढ़ेगी, घड़ी के दिशा के अनुदिश, तो वो साउथ पोल बनेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत अगर चलेगी तो वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो यहां पे मैंने धारा इधर से भेजी है, देखो ऐसी। तो जब धारा भेजोगे तो लंबी परिनालिका क्या जनरेट करेगी भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगी। जहां पर ध्यान से देखोगे तो मैं ऐसा भी कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल, मतलब चुंबकीय बल रेखा यहां से बाहर निकलेगी। तो जब भी आप यहां से सप्लाई दोगे, है ना, अब आपको, ठीक है, जब भी आप यहां से सप्लाई दोगे तो आपको यहां से क्या मिलती रहेगी, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र मिलता रहेगा और एक ही दिशा मिलेगा। अगर इसको अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, यहां पर एसी लगा दिया, तो ये क्या होगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, दोनों तरफ मिलेगा। लेकिन इस केस में हमेशा ही आपको साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये, यानी एक स्थायी चुंबक के तरीके से कार्य करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत परेशानी आई होप की नहीं है। तो मतलब यहां तक हो गई हमारी बात बेटा। अब इसके बाद की जो चीजें आप देख रहे हो ये किसका सेगमेंट है, तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है अब आ गया आपका क्या, केमिस्ट्री, और उसके नीचे आपको बायोलॉजी मिलने वाली। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है सैंपल पेपर, और ये भी समझ में आया कि जिस लेवल की हम लोगों ने तैयारी करके रखी है ना, उस लेवल के सामने ये बड़ा ही सिंपल सा पेपर होने वाला है ना, चुटकी बजाते से ही आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जामिनेशन के गैप में, मतलब 28 तारीख को 4 बजे मिलने वाला हूं मैं, पूरी फिजिक्स कराने वाला हूं बेटा, पूरी 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 पूरी। तो 4 बजे 28 तारीख को मिलना ना भूले। फिर मिलते हैं, फिर करते हैं धमाल। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।